जय हिंद। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि कल लोकसभा में सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सहकारिता के संबंध में डिस्कशन कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि गुजरात में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके सिलेबस में सहकारिता दी हुई है तो हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा। चलिए, अब हम आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा सा रिकेप देखते हैं ताकि आज की क्लास से आप कनेक्ट कर पाएँ। प्रीवियस वीडियो में हमने आजीविका एवं बैंक व्यवस्था के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें सहकारिता क्या होती है, सहकारिता के उद्देश्य, सहकारिता के सिद्धांत, एक उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भारत में कैसे सहकारिता का विकास हुआ वो हमने देखा, फिर उसका संवैधानिक विकास देखा और लास्ट तक हमने देखा कि कैसे संवैधानिक विकास में पहले बार हमारे यहाँ भारत में सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की गई थी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि सहकारी समितियों का गठन किया जाता है और उस गठन से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। पहला आज का टॉपिक है हमारा सहकारी समितियों की संरचना एवं शासन। लेकिन उसकी संरचना से पहले हमें ये देखना है कि सहकारी समितियां बनती कैसी है, इसके लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो 1904 में जो सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया था उसको 1912 में क्या किया गया, संशोधन किया गया और उसको सभी के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए समिति बनाने का अधिकार दिया गया, प्रावधान किया गया था। उसके अनुसार सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार केवल पारस्परिक सहायता और स्व सहायता सिद्धांतों पर आधारित एक सहकारी समिति बनाने के लिए कम से कम 10 वयस्क सदस्यों की आवश्यकता होती है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सहकारी समिति बनाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या होती है। तो कम से कम 10 सदस्य होने ही चाहिए दोस्तों। 10 से ऊपर कितने भी सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम सदस्यों में सहकारी समिति गठित नहीं की जा सकती। और दूसरा, इसका पंजीयन होगा। केंद्रीय बहुराज्यीय आपको सहकारी समिति बनानी है तो जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ेंगे, और जब नियंत्रण के तहत कौन कौन से अधिनियम के तहत सहकारी समितियों का नियंत्रण होता है ना, उन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए कि आपको छत्तीसगढ़ में आपको सहकारी समिति बनानी है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई नियम बनाया होगा, कोई अधिनियम बनाया होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार के संदर्भ में कौन सा अधिनियम है, 1960 का अधिनियम है ना, सहकारी पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम है ना, 1960। तो इसके तहत क्या होता है, छत्तीसगढ़ में उनका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किया जाता है, जो कई मौक़ों पर उसमें संशोधन किए गए हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर तो ये हो गया कि इस नियम को फॉलो करके इनका क्या होता है, पंजीकरण होता है। अच्छा, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे संवैधानिक प्रावधान में भाग 9B के तहत सहकारी समिति को जोड़ा गया था और उसमें अनुच्छेद, उसमें लिखा गया था अनुच्छेद ZH से लेकर ZT तक के लिए सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। तो उन्हीं अनुच्छेदों के बारे में हम एक एक करके इसको देखते चलते हैं। जैसे ZH में क्या है, तो परिभाषा के संदर्भ में प्रावधान है, तो उसको बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फिर ZI में प्रावधान किया गया है सहकारी समितियों का संस्थापन, यानी कि उनकी स्थापना कैसे होगी, इसका प्रावधान किसमें किया गया है, 243 ZI में। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थापन, नियमन एवं बंद करने संबंधी नियम बनाएगा। इसी के तहत क्या हुआ है कि राज्य सरकारों ने अपने यहाँ सहकारी सोसाइटी अधिनियम पास किया है ना, सोसाइटी अधिनियम बनाया है। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाया गया है 1960, जिसे बीच बीच में आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, फेर बदल वो करते रहते हैं।
फिर आता है अनुच्छेद 243 जेड जे। इसमें क्या है? सहकारी समितियों में बोर्ड का गठन, पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें। तो इसमें एक सहकारी समितियों को रेगुलेट करने के लिए, है ना, एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने सुना होगा कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे उसमें मेंबर होते हैं, शीर्ष सदस्य होते हैं, वो कहलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। निदेशकों का क्या होता है? बोर्ड होता है। वैसी सहकारी समितियों में भी एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य विधानमंडल भी इसके लिए ही नियम बनाएगी, है ना। राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक, है ना, जो डायरेक्टर होंगे, वो संख्या तय करेगी राज्य विधानमंडल। लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। इसको आपको याद रखना है कि न्यूनतम 21 से ज़्यादा नहीं हो सकते, न्यूनतम जो भी आप रखेंगे, लेकिन संख्या को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल क्या करेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों वाली प्रत्येक सहकारी समिति में बोर्ड में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करेगा। तो महिलाओं के लिए भी इसमें क्या किया गया है? सीट का आरक्षण कर दिया गया है। बोर्ड एवं सदस्यों के पदाधिकारियों का कार्यकाल जो है निर्वाचन की तिथि से मिनिमम 5 साल के लिए होगा। जैसे हर लोकतांत्रिक संस्था का 5 साल के लिए निर्वाचन होता है, उनके अनुसार से इनका भी रहेगा। ये हो गया। फिर बोर्ड के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, ये हमें थोड़ा सा देखना है। इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 जेड के। बोर्ड का चुनाव बोर्ड के कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही आयोजित किया जाएगा। जैसे आप पंचायत में पढ़ते हैं, है ना, स्थानीय निकाय में हम देखते हैं, लोकसभा, विधानसभा में, भैया उनके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही हम क्या करते हैं? चुनाव निर्वाचित करते हैं, है ना, निर्वाचन होता है। तो सहकारी समिति के लिए मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव कराने का अधिकार विधानमंडल द्वारा तय किए गए निकाय को दिया जाएगा। अच्छा, लॉजिक सी बात यह है कि हमारे यहाँ राज्य में चुनाव कराने का किसको अधिकार दिया जाता है? स्थानीय चुनाव कौन कराती है? जो निर्वाचन आयुक्त है ना, राज्य निर्वाचन इकाई है, वही कराती है। दूसरा, पंचायत के लिए कौन कराती है? हमारे यहाँ का राज्य चुनाव आयोग है, वही कराती है। तो जनरल कॉमन सेंस है कि राज्य स्तर में जो भी चुनाव कराया जाएगा, वो विधानमंडल अलग से उसके लिए तो बॉडी नहीं बनाएगी, है ना। तो क्या करेगी? वो चुनाव आयोग को ही, राज्य चुनाव आयोग को ही यह कार्य सौंप देती है। तो इस हिसाब से बोर्ड के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान विधानमंडल बनाती है। फिर है बोर्ड का विघटन, निलंबन या अंतरिम प्रबंधन। बोर्ड का विघटन मतलब पूरे कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी, है ना। निलंबन मतलब सस्पेंशन, कुछ समय के लिए ही होता है। या फिर अगर मान लीजिए कि चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, तो उनका अंतरिम प्रबंधन कैसा होगा, वो हम देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 243 जेड एल में इसका प्रावधान किया गया है। किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा। पहला, बोर्ड को विघटित किए जाने की स्थिति में नियुक्त किए गए प्रशासक 6 माह के अंदर चुनाव की व्यवस्था करेंगे और निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंप देंगे। जैसे रिसेंट में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में इस बार नगरीय निकाय के जो चुनाव थे उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। तो क्या किया गया? नगर निगमों में, पालिकाओं में, नगर पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति की गई थी। यहाँ पे यही लिखा है, जो प्रशासक वर्ड शब्द आया है ना, कि मान लो बोर्ड को विघटन हो गया, भाई ऑटोमेटिक विघटित हो जाएगी, जैसे उसका कार्यकाल 5 साल हो गया। लेकिन ये मानिए कि उस दरमियान यदि चुनाव नहीं हो पाता है, तो सरकार क्या करेगी? प्रशासक नियुक्त करेगी। जैसे अभी हमारे यहाँ स्थानीय निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे, वो तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनका निर्वाचन नहीं हो जाता, जब तक कि नए सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आ जाते। यही इसमें कहा गया है। और किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा। जैसे क्या हुआ, नॉर्मली एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 4 या 5 जनवरी को नगरीय निकाय के कार्यकाल समाप्त हो गए थे। उसके बाद ही प्रशासक नियुक्त किए गए, क्योंकि
अब जिस दिन उनका विघटन हुआ है उसके 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता विघटन की अवधि, तो उसके जस्ट हमें 6 माह के दरमियान ही क्या करना होगा, चुनाव कराना होगा। तो हमारे यहाँ तो अगले महीने ही हो गया था, है ना। अब देखते हैं सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण मतलब ऑडिट। ये ऑडिट के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 जेड एम में। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के खातों के रखरखाव एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे लेखाओं के लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान करेगा। तो कम से कम एक वित्तीय वर्ष में एक बार तो ऑडिट किया जाएगा, इसकी यही प्रावधान किया गया है। अच्छा, आम सभा की बैठकें, चुनाव का वर्ष रहा है ये 2024, है ना, और 2025 में रिसेंट में चुनाव हुए हैं, तो इनको पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो अनुच्छेद 243 जेड एन में आम सभा जो निर्वाचित होके आएगी या जब भी वो साल में सभा करते हैं तो उनके लिए प्रावधान किया गया कि राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर बुलाने का प्रावधान करता है। मतलब किसी भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर आपको बैठक इसका करना ही पड़ेगा। ये है, मतलब एक हिसाब से देखें तो साल में 2 बार हो गया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर आप मान लीजिए कि मार्च में हो रहा है तो कम से कम आप सितंबर तक एक बार कर लीजिए, है ना। 6 माह के अंदर हो गया तो उसको तो एक बार करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरी जो 6 माह होगी मार्च से लेकर सितंबर तक का, उसमें भी कम से कम आपको एक बार तो करना ही होगा, आम सभा की बैठक होगी। सहकारी समितियों में रिटर्न दाखिल करना। अच्छा, आप जब जॉब में लग जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, आपने कितना कमाया साल भर में, आप रिटर्न दाखिल करते हैं आयकर के माध्यम से, आयकर विवरणिका के माध्यम से। वैसे ही क्या होगा कि अनुच्छेद 243 जेड पी के तहत प्रत्येक सहकारी समिति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को रिटर्न दाखिल करना होगा। मतलब अपने आय व्यय का विवरण इनको देना होगा, किसको, सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी को, सभी समितियों को किया जाएगा। फिर मान लीजिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या अपराध होता है तो उसके लिए भी अपराध एवं दंड का प्रावधान किया गया है, और वो किसमें किया गया है, अनुच्छेद 243 जेड क्यू के माध्यम से। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान कर सकता है। तो ये किसको शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को। देखिए, ये सभी संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन एक बात आपने इसमें देखी होगी कि मोस्टली जो भी पावर्स दिए गए हैं राज्य विधानमंडल को ही दिए गए हैं सहकारी समिति के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि यह डिपेंड करता है कि किसी भी राज्य की भौतिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि ही इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके हिसाब से क्या करेंगे, वो सहकारी समितियों के विकास के लिए कानून बनाएंगे। यदि सीधे संविधान से इसके संदर्भ में कानून बना दिया जाता तो वह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आप समझिए कि इसमें सभी के सभी प्रावधान राज्य विधानमंडल को ही अधिकार दे दिए गए हैं कि आप सहकारी समितियों के विकास के लिए क्या करेंगे, प्रावधान करेंगे। चलिए, यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सहकारी समिति के जनक कौन हैं। भारत में सहकारी आंदोलन की सफलता का श्रेय फ्रेडरिक निकोल्सन को दिया जाता है। उन्हें भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने इसके स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि हमारे देश में सहकारिता का कॉन्सेप्ट लेकर कौन आए थे, फ्रेडरिक निकोल्सन ही आए थे 1904 के समय। इन्हीं के जो भी प्रावधान थे, इनकी सिफारिशों के आधार पर ही क्या किए गए थे, इनके प्रयासों पर ही पहला सहकारिता अधिनियम बनाया गया। कब? 1904 में। तो इसीलिए फ्रेडरिक निकोल्सन को सहकारी समिति का जनक कहा जाता है। सहकारी समिति से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कुछ समितियां बनाई गई है। इन समितियों को भी क्या करना है, आपको याद रखना है। जैसे
अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति 1951। देखिए इसको कब हमने बनाया था, किसके द्वारा बनाया, आरबीआई के द्वारा। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, है ना। फिर चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति 1990। फिर मिर्धा समिति 1996। जगदीश कपूर समिति 2000। विखे पाटिल समिति 2001 और वी एस व्यास समिति 2004। तो इन 6 समितियों को आपके एग्ज़ाम के लिए इसको याद रख लीजिएगा। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। सन को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि 4 समितियां दे दें और पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी समितियां सहकारिता से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं और अब देखते हैं कि सहकारिता के प्रकार। दोस्तों सहकारिता के विकास के साथ, जैसे कल ही मैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुन रहा था लोकसभा में, जो स्पीच दे रहे थे उनके बारे में, कि सहकारिता के क्षेत्र में अब वो बोल रहे थे कि अब ट्रांसपोर्ट जैसे उबर ओला जैसी कंपनियां हैं ना, तो उनको भी अब सहकारिता के अंदर लाया जाएगा। मतलब उबर और ओला को नहीं लाया जाएगा, बल्कि ऐसी सहकारी समिति का गठन किया जाएगा जो ऐसे परिवहन की सुविधाएं देंगे, ओला उबर जैसी सुविधाएं देंगे। तो ये समझिए कि दिन प्रतिदिन सहकारी समितियों का विकास हो रहा है। तो आप जैसे लगभग हमारे देश में 40 से 45 प्रकार के सहकारी समिति हैं, तो उतना तो पढ़ना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और वो ना तो एग्ज़ाम में उतना पूछे जाने की संभावना है। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कुछ बहुत ही ज़्यादा पेपर में या न्यूज़ में बने रहते हैं, ऐसी सहकारी समितियों को मैंने इसमें शामिल किया है ताकि आप सहकारी समितियों के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बन सके। जैसे एक ओवरव्यू बस देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला तो ये है दोस्तों कि ये जो सहकारिता कृषि, मतलब कृषि से संबंधित जितने भी सहकारी होंगे वो क्या कहलाएंगे, सहकारिता कृषि, मतलब सहकारी समिति जो कृषि पर आधारित है। फिर सहकारी विपणन जो मार्केटिंग करती है, ऐसे होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा नाफेड का। नाफेड क्या करती है, कृषि से संबंधित एक सहकारी समिति है जो कृषि उत्पादों के मार्केटिंग में, विपणन में सहायता करती है। जैसे देखिए वस्तुओं के विपणन, मूल्य समर्थन तय करना, इस किसका काम है, नाफेड का काम है। एक दूसरा आपने देखा होगा, अक्सर पढ़ते होंगे आप न्यूज़पेपर में, वो होता है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है, आदिवासी समुदायों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सही दामों पर बेचने के लिए ये प्रयास करती है। उसका क्या करती है, बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में आदि महोत्सव लगाया जाता है। आदि महोत्सव में क्या होता है, जितने भी हमारे ट्राइबल बेल्ट के जो उत्पाद बनाते हैं, है ना, आदिवासियों के द्वारा, आदि जनजाति भाइयों के द्वारा, तो उनको क्या करती है, एक मंच प्रदान करती है। उनको एक बताती है कि आप इसका रेट इस हिसाब से, फिर उनको मार्केटिंग की फैसिलिटी देती है। जैसे पूरे देश के लोग कहाँ आते हैं, दिल्ली में आते हैं, है ना, भारत मंडपम में, और वहाँ आदि महोत्सव हो रहा है, तो पूरे देश के ट्राइबल क्षेत्रों का प्रोडक्ट एक जगह आ रहा है, तो भारत ही नहीं विश्व के लोग भी आके उस प्रोडक्ट को देखते हैं, उनको मार्केटिंग के लिए स्पेस प्रदान करते हैं। तो ये मुख्य रूप से काम कौन करती है, ट्राइफेड करती है। ये भी क्या है, सहकारी विपणन है ये, है ना। फिर उत्पादक सहकारी, जो उत्पादन से संबंधित होते हैं वो उत्पादक सहकारी कराते हैं। डेयरी सहकारी, हमने तो इसको वाइट रिवॉल्यूशन में बहुत अच्छे से देखा था। सबसे बड़ी संस्था कौन है, अमूल सहकारी संस्था है, ठीक है। फिर उर्वरक सहकारी, उर्वरक सहकारी में आपने, जब ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे दोस्तों को पता होगा कि जब भी खरीफ या रबी सीजन में हम खाद यूरिया लेके आते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा इफ़को लिखा रहता है। तो ये क्या है, ये इफ़को फर्टिलाइज़र कोऑपरेशन है। तो ये क्या होता है, उर्वरक के संदर्भ में यह उर्वरक के क्षेत्र में कार्य करती है। कौन सा, इफ़को, ये हो गया। औद्योगिक सहकारी, है ना, औद्योगिक क्षेत्रों में जो काम करते हैं। और एक होता है सहकारी चीनी मिल।
अच्छा, हमारे राज्य में जो चीनी मिल है उनमें आपने देखा होगा उसमें नाम लिखा रहता है सहकारी, जैसे भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना, ये कहाँ है? कवर्धा। तो मैंने इसके राज्य के एग्जाम्पल को ही ले लिया है। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, ये कहाँ है? सूरजपुर। फिर दंतेश्वरी बालोद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ है? कवर्धा। तो चीनी मिल भी क्या है? सहकारिता पर ही आधारित है ना। सरकार इनको इस्टेब्लिश करती है और सहकारी समितियां बने रहते हैं, उनके द्वारा ही इनका क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। सरकार के लोग भी इसमें शामिल होते हैं और मुख्य रूप से यह सहकारिता पर आधारित होती है। तो 40-45 प्रकार के तो सहकारिता हैं, सभी को हम नहीं पढ़ सकते। तो कुछ प्रमुख सहकारी समितियों के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। चलिए अब देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सहकारी समिति मुख्य रूप से क्या कार्य करती है। तो 5 प्रकार के इनके मुख्य कार्य है जो सहकारी समिति के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा विपणन एवं वितरण, ये भी इनका प्रमुख कार्य है। ऋण उपलब्ध कराना, जैसे हमने देखा 1904 में जो अधिनियम बना था उसके तहत सहकारी ऋण समिति का, है ना, उसके तहत क्या स्थापना की जा रही थी, वो ऋण के लिए ही बनाया गया था। फिर तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए फिर दरवाजे खोले गए, है ना। तो ऋण उपलब्ध कराना। उपभोक्ता का कल्याण, मतलब सही दामों में क्या करना, उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये भी है। स्वयं सहायता को बढ़ावा देना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के विकास में क्या करना, सहयोग देना। संसाधनों का क्या करना, एकत्रीकरण करना, ये सभी क्या है, सहकारी समिति के मुख्य कार्य हैं जो 5 प्रकार के इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड है, सहकारिता का महत्व। अभी तक हमने सहकारिता के सभी आयामों को देख लिया। सहकारी बैंक वगैरह बचे हैं तो वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। सहकारिता का महत्व इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र में विकास को, ग्रामीण डेवलपमेंट को, है ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर है और बहुत बड़ी यह क्या करता है, अपनी भागीदारी इसमें निभाता है। ऋण तक पहुँच, जो लोगों को पहले बैंकों के दर दर भटकने पड़ते थे, है ना, साहूकारों के चंगुल में फंसना पड़ता था किसान भाइयों को, तो अब क्या होता है, सहकारिता के माध्यम से उनको इजीली अब ऋण उपलब्ध हो जाता है। कृषि को भारी समर्थन मिला है। भाई जाहिर सी बात है, आपके उत्पाद का क्या हो रहा है, उत्पाद आपको ऋण मिल रहा है, आप अपने उत्पाद को बढ़ाने की अब क्षमता डेवलप कर पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके सामान का आप मार्केटिंग भी कर रही है ऐसी सहकारी समितियां, है ना। तो इससे कृषि को क्या होगा, समर्थन बिल्कुल मिल रहा है। बचत की आदत बढ़ रही है। भाई पैसा आप कमाएंगे तो बचत तो करेंगे ही, है ना, ये है। सामाजिक लाभ भी आपका, आपकी समाज में एक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। आप अब ये निर्धनता की दृष्टि से, गरीब की दृष्टि से आपको नहीं देखा जा रहा है, ये भी क्या है, सहकारिता के लाभ है। सामाजिक हमें एक दूसरे का सपोर्ट, योगदान, सहायता कर रहे हैं, ये भी सामाजिक लाभ है ना। बिचौलियों की भूमिका समाप्त, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि सहकारिता का जो कॉन्सेप्ट ही लाया गया था वो बिचौलियों को हटाने के लिए लाया गया था, है ना, क्योंकि ये बैठ के मलाई खाते थे और किसान उसी स्थिति में बने रहते थे, और जबकि ये कुछ भी नहीं करते थे, सिर्फ मीडिएटर थे, माध्यम बने थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं को ही होता था। तो बिचौलियों से एक प्रकार से क्या हुई, मुक्ति मिली। समानता की भावना ये भी डेवलप हुई, है ना। सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने की क्षमता भी डेवलप हुई। और अंत में जो प्रमुख है वो है उपभोक्ता कल्याण। तो इसमें से 4-5 पॉइंट सहकारिता का लाभ के संदर्भ में आपसे MCQ बनाए जा सकते हैं, उसमें दे दिएगा सहकारिता के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो जैसे ऋण तक पहुंच, है ना, बचत की आदत, और ये है बिचौलियों की भूमिका समाप्त, और उपभोक्ता कल्याण। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इसके लाभ हैं, ये हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा एक वीडियो आएगा वो होगा
हम इसको यहीं तक क्लोज करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब सहकारी बैंक वाले कॉन्सेप्ट में आएंगे, क्योंकि बैंक के बारे में हम बहुत डिटेल से समझेंगे, फिर सहकारी बैंकों के माध्यम से जानेंगे, नाबार्ड को जानेंगे, है ना, आरआरबी के बारे में समझेंगे। तो ये क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो नेक्स्ट सेशन बहुत ही, ये पूरा थियोरेटिकल पोर्शन था। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स को पढ़ने में तो मज़ा आता ही है ना। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा जीएस में, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।